अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में हमने धातु का ताअम्मुल देखे थे, जैसा धातु का ऑक्सीजन के साथ ताअम्मुल, धातु का पानी के साथ ताअम्मुल, उसी तरीके से धातु का तेज़ाब के साथ ताअम्मुल देखे थे। उसके आगे है धातु का नाइट्रिक एसिड यानी शोरे का तेज़ाब के साथ अमल। ये हमको आज देखना है। धाते नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करके नाइट्रिक नमक बनाती है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के इर्तिकास के मुताबिक नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड जैसे Na, N2O, NO और NO2 भी बनते हैं। तो पहली रिएक्शन है इसमें, यहाँ दी हुई कॉपर की रिएक्शन है, प्लस रिएक्शन हो रही है कॉपर की HNO3 के साथ में, यानी कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ में, मुर्तकिस नाइट्रिक एसिड के साथ में। तो हमको हासिल हो रहा है CuNO3/2 यानी कॉपर नाइट्रेट हासिल हो रहा है, प्लस Na2 और प्लस वाटर हासिल हो रहा है, यानी H2O हासिल हो रहा है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन दी हुई है इसके अंदर, डाइल्यूट HNO3 के साथ में कॉपर की रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट HNO3 के साथ में। तो हमको हासिल हो रहा है CuNO3/2 यानी कॉपर नाइट्रेट हासिल हो रहा है, प्लस NO जो गैसेस है, गैसेस फॉर्म में, और प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल हासिल हो रहा है। तो रिएक्शन देखो बैलेंस है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस दी हुई है और बैलेंसिंग का तरीका आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो बॉक्स में नज़र आ रहा है आपको, आबशाई यानी एक्वा रीजिया किसे कहते हैं? एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया क्या है? ये मतलब आबशाई जो है एक गला देने वाला कोरेसिव है और धुआं देने वाला फ्यूमिंग माय है। मतलब ये आबशाई जो है, एक्वा रीजिया जो है, ये क्या करता है? गलाने वाला है, सड़ा देने वाला है, रीएजेंट है ये ऐसा रीएजेंट है एक्वा रीजिया कि जो धातें पानी में सोल्यूबल नहीं होती है या फिर कुछ एसिड्स के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है, यानी हलपज़िर नहीं होती है, तो ये रीएजेंट वहाँ यूज़ किया जाता है, एक्वा रीजिया। आगे है, ये इन चंद आमिलों में से एक है जिसमें गैर आमिल धातें मसलन सोना, प्लैटिनियम हल हो जाती है। मतलब सोना और प्लैटिनियम में जो धात है वो दूसरे जैसा वाटर में या फिर दूसरे केमिकल्स के अंदर, दूसरे एसिड्स के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होती है। तो प्लैटिनम और सोना जैसी गुड़ जैसी धातुओं को डिज़ोल्व करने के लिए एक्वा रीजिया का इस्तेमाल किया जाता है। आबशाई मुर्तकिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुर्तकिस नाइट्रिक एसिड को 3:1 के तनासुब में मिलाकर तैयार किया जाता है। मतलब इसके अंदर होता क्या है, इसको तैयार किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं? तो इसमें क्या होता है, मुर्तकिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कितने % होता है? वो होता है 3%। वो होता है 3% मुर्तकिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कॉन्सनट्रेट HCl, वो होता है 3%। और कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड वो होता है 1%, यानी 3:1 का तनासुब होता है इसके अंदर में। मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो HCl जो है यानी कॉन्सनट्रेट HCl मुर्तकिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 75%, और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है 25%। तो इस तरीके से उनको रेशो में बनाया जाता है, उसको नाम दिया जाता है एक्वा रीजिया। इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए। उसके बाद में नीचे है धातु का दूसरी धातु के नमकियात के साथ अमल। ये
तो कट हो चुका है। उसके बाद है धातुओं का तामुली सिलसिला यानी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको बताया रिएक्टिविटी, पेज नंबर 95 पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। मतलब मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव जिंक से, जिंक मोर रिएक्टिव आयरन से। तो ये उसी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो आगे क्या है, हमने देखा है कि तमाम धातुओं की तामुली सलाहियत यकसा नहीं होती है। मतलब जितने भी धातुएं हैं वो एक जैसा रिएक्ट नहीं करती, सबकी अपने अपने खुसूसियात अलग है। अपने खुसूसियात के एतबार से वो तामुल करेंगी, रिएक्ट करेंगी। सब ऐसा नहीं होगा कि सभी धातुएं, सभी मेटल्स एक जैसे रिएक्शन कर रहे हैं, एक ही जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो तमाम धातुओं का तामुली सलाहियत यकसा नहीं होती है, सबकी अलग अलग सलाहियत है। तमाम धातुएं ऑक्सीजन, पानी और तेज़ाबों के साथ अमल नहीं करती है। इससे पहले की वीडियो में भी देखिए हमने कि तमाम धातुएं जो है वो ऑक्सीजन, पानी और तेज़ाबों के साथ अमल नहीं करती। हमने देखा है ना अभी इससे पहले, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ तामुल, कुछ नहीं कि पानी के साथ अमल करती है, कुछ ऑक्सीजन के साथ अमल करती है ना, कुछ तेज़ाब के साथ अमल करती है, कुछ नमकियात के साथ अमल करती है, कुछ एसिड के साथ अमल करती है। तो सबका अलग अलग है। इसलिए ये आमिल रिएजेंट इनकी तामुली सलाहियत की जांच के लिए करामत नहीं होते हैं। मतलब ये जो रिएजेंट होते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी जो है, तामुल की जो सलाहियत है उसकी जांच के लिए काम में नहीं आती। ये जो रिएजेंट है जो अपन ने अभी ऊपर पढ़े हैं, एसिड है ये, तो ये क्या होते हैं, इसकी जांच इस पर निर्भर नहीं होती है कि कौन सा मेटल कितना पावरफुल है, कितना रिएक्टिव है, कितना लेस रिएक्टिव हो। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा कि वो कितनी उसके अंदर सलाहियत है, कितने तामुल की सलाहियत है। तो इसीलिए आमिल रिएजेंट, ये जो आमिल है रिएजेंट्स है, इनके तामुल की सलाहियत की जांच के लिए कारामद नहीं होती। तो क्या कारामद होता है, जब ये रिएजेंट कारामद नहीं हो रहे हैं तामुली सलाहियत की जांच के लिए, तो फिर क्या होता है। तो आगे दिया हुआ, धातुओं का दूसरी धातु के नमक के साथ हटाव का अमल इस मकसद को पूरा कर सकता है। मतलब साइंटिस्टों ने क्या किया, बहुत सारे इसके रिएक्शंस किए, तो उसके बिना पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि धातुओं का दूसरी धातुओं के नमक के साथ जो हटाव का अमल है उसके बेस के ऊपर हम उसकी रिएक्टिविटी को हम बता सकते हैं। मसलन यहाँ पर इससे पहले हमने देखिए हटाव का अमल, हटाव यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे दिया हुआ है, अगर धात ए, एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर, अगर धात ए धात बी के नमक के महलूल से उसे हटा देती है तो उसके मानी ये है कि धात ए धात बी के मुकाबले ज़्यादा आमिल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। मसलन देखो, जैसा धात ए मेटल जो है धात ए रिएक्ट कर रही है किसके साथ, धात बी के साथ है ना, धात बी के सॉल्ट के साथ, धात बी का जो नमक है उसके साथ में वो रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन हो रही है। और अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी रिमेनिंग रहेगा। बी जो है बी अकेला बचेगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ए मोर रिएक्टिव है ना, ए मोर रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसने क्या किया, बी को हटा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा अमील कौन सा है, वो मोर रिएक्टिव कौन सा है ज़्यादा, वो बी है। धात बी धात ए के नमक के महलूल के साथ में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो उसने उसकी जगह पे ए को ले लिया है और बी रिमेनिंग हो गया।
मुंदरजा बाला का मुशाहिदा करके बताइए कौन सा ज़्यादा आमिल है, तांबा या लोहा। मुंदरजा बाला मुशाहिदा करके बताइए कि कौन सा ज़्यादा आमिल है, तांबा या लोहा। इसको हमको देखना है। मुंदरजा बाला अमल में लोहा तांबे को उसके नमक से हटाता है, यानी धाती तांबे के मुकाबले ज़्यादा आमिल है। अब यहाँ पर एक देखो आपको एक चार्ट दिया हुआ है रिएक्टिविटी का। कंफ्यूज मत होना, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चार्ट है, समझ में नहीं आता। तो देखो ऊपर दिया हुआ है पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सीरीज़ दी है। तो ये क्या है, हायर है, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा आमिल है। तो ये जो ऊपर के पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये क्या करते हैं, पानी के साथ में अमल कर सकते हैं। ये इनकी पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन हो सकती है ना। उसके नीचे है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्त, जिंक, लोहा, आयरन, टिन, सीसा। ये जो है ये भी रिएक्टिव है, लेकिन जो ऊपर वाले हैं उनसे कम है, मीडियम है, उनसे कम है, थोड़े कम रिएक्टिव है। तो ये जो धातें है ये क्या करती है, पानी के साथ भी अमल करती है और तुरशे के साथ भी अमल करती है, यानी एसिड के साथ भी वो अमल कर सकती है और ऑक्सीजन के साथ भी अमल करती है। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है तांबा, पारा, चांदी। ये भी रिएक्टिव लेकिन बहुत कम है, सुस्त है ये। तो ये जो है पानी के साथ भी अमल करते हैं, ये जो है ना ये ऑक्सीजन के साथ अमल करती है। तांबा, पारा, चांदी, ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ में अमल करती है। उसके बाद में इसके आगे है, इसके नीचे है सोना, एकदम लोअर, सबसे सुस्त, सबसे ज़्यादा सुस्त क्या है, सोना लास्ट में जो एकदम लोअर है। तो ये क्या है, बहुत ही सुस्त है, जिसको बोलेंगे बहुत ही कम। इस तरीके से यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है, तामुल की सलाहियत किस तरीके से। साइंसदानों ने बहुत से हटाव के अमल के तजुर्बात करने के बाद तामुली सिलसिले तैयार किए हैं। धातों के तामुल की बढ़ती हुई या घटती हुई तरतीब धातों के तामुल का सिलसिला कहलाती है। धातों को उनके तामुल की बुनियाद पर दर्ज झैल जमातों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहली जमात है तेज़ आमिल धातें, जो पानी के साथ रिएक्ट करती है। औसत आमिल धातें जो है, जो रेड इसमें नज़र आ रही है, वो एसिड के साथ अमल करती है। और तीसरी जो है सुस्त आमिल धातें, जो ऑक्सीजन और रिएजेंट के साथ में अमल करती है, पानी के साथ अमल नहीं करती है। जो सोना है, तो सोना खाली रिएजेंट के साथ में ही उसका तामुल होगा, उसका रिएक्शन होंगी, मतलब एक्वा रिएजेंट जो है उसके साथ में उसके रिएक्शन होंगी, वो उसके अंदर मतलब डिज़ोल्व होगा। इसके बाद नेक्स्ट है धातु का अधात से अमल, यानी मेटल्स का नॉन मेटल के साथ अमल। अब आपको पता है रईस गैसेस जो है, नोबल गैसेस जो है, नोबल गैसेस मसलन हेलियम, नियोन, आर्गॉन, ये अधातें क्या है, कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेती। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, मैं आपको एक सरासरी अपने अल्फाज में समझा देता हूँ। नोबल गैस यानी रईस गैस जो है कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि उनके ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है ना। उनके जो लास्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक ही ऑर्बिट है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनके ऑक्टेट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मेटल हमेशा कोशिशें करते हैं, मेटल्स जो हमेशा ये कोशिशें करते हैं कि वो नियरेस्ट नोबल गैस बनने का, इसी तरह जैसा मतलब नॉन नियरेस्ट गैस बनने का वो कोशिश करते हैं। मेटल क्या करते हैं, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो नियरेस्ट नोबल गैस बनने की कोशिश करते हैं। आपको पता है
कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी पॉजिटिव आयन बनता है। और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव आयन बनता है। तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन मिलकर एक मुरक्कब बनाते हैं, यानी एक कंपाउंड बनाते हैं, उससे आयोनिक कंपाउंड यानी आयनी मुरक्कबात कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा दिया हुआ था तो उसका हमने एक सरसरी आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। आपने गुज़िश्ता जमात में देखा है कि आयनी मुरक्कब सोडियम क्लोराइड उस वक्त बनता है, यानी जब बनता है जब सोडियम धात एक इलेक्ट्रॉन खो देती है और क्लोरीन धात एक इलेक्ट्रॉन हासिल करती है। मतलब यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दी हुई है सिंपल, सोडियम प्लस क्लोरीन धात और धात की, तो हमको NaCl हासिल हो रहा है, सोडियम क्लोराइड हासिल हो रहा है, यानी आयनी मुरक्कब हासिल हो रहा है। इसी तरह मैग्नीशियम और पोटेशियम धातुओं से आयनी मुरक्कब MgCl2 और KCl बनते हैं। इसके बाद है अधातुओं की कीमियाई खुसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। इससे पहले हमने देखे धातुओं की कीमियाई खुसूसियात, अब देख रहे हैं हम अधातुओं की कीमियाई खुसूसियात। अधाते उन अनासिर का मजमुआ है, अधाते उन अनासिर का मजमुआ है जिनकी तबई खुसूसियात और कीमियाई खुसूसियात में कम यकसानियत पाई जाती है। मतलब इनकी तबई और कीमियाई खुसूसियात में यकसानियत बहुत कम होती है। अधाते बरकी मनफी अनासिर भी कहलाती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कबूल करके एक मनफी आयन यानी निगेटिव आयन, निगेटिव चार्ज बनाती है। अधातुओं की कीमियाई अमल के कुछ मिसालें हस्बे ज़ैल हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अमल। आमतौर पर अधाते ऑक्सीजन से अमल करके तेज़ाबी ऑक्साइड बनाती है, कुछ हालतों में मुतदिल ऑक्साइड भी बनते हैं। तो सिंपल दिया हुआ है यहाँ पर नॉन मेटल दिया हुआ है कार्बन, उसके साथ में ऑक्सीजन का मिलाप हो रहा है तो CO2 हासिल हो रहा है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है तेज़ाबी है। उसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन के साथ में मिलाप हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल हो रहा है। ये जो है न्यूट्रल है, मुतदिल है। उसके बाद सल्फर का ऑक्सीजन के मिलाप हो रहा है तो SO2 हासिल हो रहा है तेज़ाबी, क्योंकि ये SO2 जो क्या है एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट है अधातुओं का पानी के साथ अमल। आमतौर पर अधाते पानी के साथ अमल नहीं करती है सिवाय एलोजन के। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। अधाते पानी के साथ अमल नहीं करती है एक्सेप्ट कुछ हेलोजन के। मतलब जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एक्सेप्ट हेलोजन। मतलब हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ के अंदर वो पानी के साथ उनका अमल होता है। इसके अलावा दूसरे अधातुओं का पानी के साथ अमल नहीं होता है। सिर्फ जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो हेलोजन है, इनके साथ में ही पानी, वाटर के साथ में इनका अमल होता है। तो उसकी रिएक्शन दी हुई है, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का वाटर H2 के साथ अमल हुआ है, सिंपल है, तो HOCl हासिल हो रहा है और HCl हासिल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है अधातुओं का हल्का तुरेशी के साथ अमल, यानी जिससे कहेंगे अपन डाइल्यूट एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, अधाते आमतौर पर हल्का तुरशियों के साथ अमल नहीं करती है
जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन को छोड़कर वो दूसरे किसी भी मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। हेलोजन इससे मुश्तना है, हेलोजन इससे मुतसना क्या है तो मसलन क्लोरीन हल्का हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ जैल की तरह अमल करती है। क्लोरीन है, HBr है, हाइड्रोब्रोमाइड है, हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में क्लोरीन का अमल हो रहा है तो हमको HCl हासिल हो रहा है और ब्रोमीन हासिल हो रहा है। उसके बाद है अधातों का हाइड्रोजन के साथ अमल। अधाते हाइड्रोजन के साथ कुछ हालातों में यानी कुछ कंडीशन के बिना पर वो अमल करती है, मसलन मुनासिब दर्जे हरारत, दबाव और तमासी अमिल की मौजूदगी में ही अमल करती है। मतलब अमल तो करती है, अधाते हाइड्रोजन के साथ अमल करती है, लेकिन कुछ कंडीशन के बिना पर, जैसा वहाँ पे मुनासिब उसको दर्जे हरारत लगेगा, हीट लगेंगी या दबाव लगेगा या फिर कोई कैटेलिस्ट लगेगा, उसकी मौजूदगी में अमल करती है। तो यहाँ पर सिंपल है, देखो सल्फ़र है, सल्फ़र का हाइड्रोजन सल्फ़र का H2 के साथ में अमल हो रहा है तो H2S हासिल हो रहा है, यानी सल्फाइड गैस हासिल हो रही है। इसी तरीके से N2 का H2 के साथ में अमल हो रहा है तो NH3 हासिल हो रहा है, यानी अमोनिया हासिल हो रहा है। तो उसके बाद दिया हुआ क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr के दरमियान अमल से हाइड्रोजन ब्रोमीन में बदल जाता है। क्या इसे तकसीद का अमल कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? इस अमल में आगे दिया, इस अमल में किस तकसीद कार ऑक्सीडेंट की वजह से तकसीद का अमल होता है? तो सबसे पहले तो ये इसे ऑक्सीडेशन का अमल हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि क्लोरीन की वजह से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो क्लोरीन जो है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आयनी मुरक्कबात यानी आयनिक कंपाउंड देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।